परीक्षा मंथन के विधिक कक्षा में फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो बिहार जे के संबंध में जो कह सकते हैं एमसीक्यू का संचालन किया जा रहा है, वह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें ऐसे क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है जिसका मतलब बिहार में आने की पूरी संभावना है। साथ साथ मैं आप लोग को एक चीज़ और आज बताना चाहता हूँ कि हमारे क्लासेज जो हैं, अब जो 2 4 5 10 क्लासेस कह सकते हैं कि जो आप लोगों को फ्री मिलते थे, अब आज के बाद ये सुविधा आप लोगों को नहीं दी जाएगी। और आप लोगों से अनुरोध है कि जिन लोगों को ये क्लास ज्वाइन करना है वो हमारे क्लास में आके, या कह सकते हैं हमारे ऑफिस में आके इसको ज्वाइन करें और इसके संदर्भ में जो भी शुल्क है उसको जमा करने की कृपा करें। ठीक, तो मैं आप क्लासेज आज शुरू करता हूं। और क्योंकि आज मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, देखिए कि जो चर्चाएं हमारी हो रही थी, एक बहुत अच्छे टॉपिक पे हो रही थी। वह टॉपिक था मेरा न्यायिक पुनर्विलोकन। जैसा कि मैं न्यायिक पुनर्विलोकन में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि यहाँ पे जो आर्टिकल 13 जो है, केवल आर्टिकल 13 ही न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में ही प्रावधान नहीं करता है, बल्कि इसके संदर्भ में देखा जाए तो आपका 32, 226 और 137 जो है वह भी कहीं न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि इसके न्यायिक पुनर्विलोकन संबंधित कह लीजिए या फिर आर्टिकल 13 से संबंधित प्रश्न को कहा जाए, मुख्य परीक्षा में बहुत ज्यादा आने की संभावना रहती है। और न्यायिक परीक्षा में बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो आपके आर्टिकल 13 और 368 को साथ सम्मिलित करके बनाए गए हैं। और मैं इसका कह सकते हर पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा कर चुका हूं, और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज इस कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 को पूरी तरह से विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से जो 13 का इंटरप्रिटेशन किया गया है, और 13 का इंटरप्रिटेशन निर्वचन करने के पश्चात यहाँ पे जो सिद्धांत बने हैं जिसके संदर्भ में आपकी मुख्य परीक्षा में टिप्पणी आती है, या फिर कह सकते हैं इसके संदर्भ में आपके पूर्ण क्वेश्चन भी आते हैं, उस पर आज मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूं इसके पहले कि 13 जो होता है यह संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनकी मैं चर्चा किया हूं। और उसको प्रारंभिक परीक्षा के अलावा मुख्य परीक्षा में इसको कैसे लिखा जाना है, इसके संदर्भ में पूरी तरह से कह सकते हैं एक फॉर्मेट बना के आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत किया हूं। ठीक, तो यहाँ पे जो पिछली कक्षाओं में मेरी चर्चा हो रही थी, वह देखिए 3 टॉपिकों पर मैं चर्चा किया था। पहला टॉपिक जो कल मेरा था वह था कि मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। इस टॉपिक पे मैं कल चर्चा कर चुका हूं और बहुत अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूं कि संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या क्या इसमें कह सकते हैं कि मूल अधिकार में संशोधन से संबंधित जो विधिक इशू था, इसको कह सकते हैं इस पर निर्णय करने के लिए विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं 2 तरह से संशोधन भी किए गए, और इसके संदर्भ में बहुत कह सकते हैं 2 न्यायिक निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि मूल अधिकार में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान की जो है मूलभूत संरचना में किसी प्रकार का संशोधन किया नहीं जा सकता है। तो यह पहला टॉपिक मेरा जो कल का था कि मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। ठीक, दूसरा टॉपिक मेरा था कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत क्या होता है। दूसरा कल मेरा टॉपिक था कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। यह मेरा कल दूसरा टॉपिक था। और एक टॉपिक में कल चर्चा किया था कि संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति। करने की शक्ति क्या असीमित है? यह क्वेश्चन इस पे मैं चर्चा कर चुका हूं आप लोगों से। देखिए जो टॉपिक यहां मैं चर्चा कर रहा हूं मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर इस तरह भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है, संविधान संशोधन की शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है कि नहीं। शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है या नहीं। ठीक, या इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन बनता है क्या
कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है। संविधान का आधारभूत ढांचा है। स्पष्ट करिए। देखिए, एक क्वेश्चन, इन सब पॉइंटों पे, इन क्वेश्चन पे चर्चा कर चुका हूं कल। आज का टॉपिक जो मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपके 13 से ही संबंधित है, या इस तरह कह सकते हैं कि 13(1) में जो आपकी पूर्व संवैधानिक विधियां और 13(2) में जो उत्तर संवैधानिक विधियां हैं, इन दोनों विधियों को मिला के और कह सकते हैं इनके संदर्भ में जो प्रावधान दिए गए हैं, इन प्रावधानों का इंटरप्रिटेशन करने के पश्चात जो सिद्धांत निकलता है, उस सिद्धांत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। अर्थात मैं इस पॉइंट पे चर्चा करने जा रहा हूं कि जब आर्टिकल 13(1) और 13(2) दोनों का जब इंटरप्रिटेशन उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया, तो किन सिद्धांतों का प्रादुर्भाव होगा, उसकी चर्चा मैं करूंगा आज यहाँ पे। तो आज मैं चर्चा जो करने जा रहा हूं, मेरा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण का सिद्धांत। जैसा कि मैं पहले आप लोगों से इस पे चर्चा कर चुका हूं कि यहां पे 13 से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, इसके संदर्भ में 3 बिंदुओं पे बहुत कह सकते हैं टिप्पणी आता है। जैसे आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन हुआ, और कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, और एक क्वेश्चन जो बनता है आपका इसमें कि अभित्यजन का सिद्धांत। यह आपके 13 से कहीं कहीं संबंधित होते हैं, जिसको एक टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है। यहाँ पे पृथक्करण का सिद्धांत जो होता है, पहले इस चीज को मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि यहाँ पे पृथक्करण का सिद्धांत जो होता है, आर्टिकल 13(1) और 13(2) का उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वचन करने के पश्चात इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अर्थात यहां पे पृथक्करण के सिद्धांत के संदर्भ में देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से 13 में प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि इसको इस तरह किया गया है प्रावधान यहाँ पे कि जो 13(1) में जो पूर्व संवैधानिक विधियां हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, 13(2) में जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इन दोनों विधियों को जो होता है उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वचन करने के पश्चात इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। जो यहाँ पे पृथक्करण का सिद्धांत है, पहली चीज, एक और चीज जान लिया, दूसरी चीज इसमें कि यहाँ पे जो पृथक्करण का सिद्धांत जो है, अमेरिका के डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन के सिद्धांत के समान नहीं है। तो इसके संदर्भ में, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन के संदर्भ में पहला बिंदु यह जानना यह आवश्यक होता है कि यह पृथक्करण का सिद्धांत जो होता है आर्टिकल 13(1) और 13(2) के इंटरप्रिटेशन के फलस्वरूप, या कह सकते हैं जो उसमें वाक्यांश दिए गए हैं, उस वाक्यांश की उच्चतम न्यायालय द्वारा व्याख्या करने के पश्चात इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। देखिए, यहां पे है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। ठीक, यह पृथक्करण का सिद्धांत। पहला बात इस बिंदु में जानिए, इस सिद्धांत में, कि यह जो होता है अमेरिका में जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन है, वो ऐसा सिद्धांत नहीं है। यानी कि यहां पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन है, अमेरिका के पृथक्करण, अमेरिका में जो कह सकते हैं जो पृथक्करण का सिद्धांत है, उससे यह क्या है, यह भिन्न है। उससे क्या है, यह भिन्न है। दूसरा बिंदु इसमें यह है, यहां पे जो पृथक्करण यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन है, जो यहां पे अनुच्छेद 13(1) और अनुच्छेद 13(2), ठीक, यानी कि अनुच्छेद 13(1) क्या है आपका, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, और 13(2) क्या है आपका, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ठीक ना, और ये आपका पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए, यहां पे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है और 13(2) में जो आपका पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इन दोनों का क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा इन दोनों का इंटरप्रिटेशन यानी कह सकते हैं निर्वचन करने के पश्चात, यानी इसका व्याख्या करने के पश्चात, निर्वचन करने के पश्चात यहां पे उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ठीक, बात समझे नहीं समझे? यहां पे जो अभी मैं आगे चल रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको सिनॉप्सिस बता रहा हूं, प्रारंभिक चीजें बता रहा हूं कि यहां पे देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन जो 13 में कह सकते जो 13 और 13(1) और 13(2) जो होता है, यहां पे 13(1) में पहले ही बता चुका हूं कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो होता है इसके संदर्भ में प्रावधान करता है, और 13(2) जो होता है आपके पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल